नमस्ते बच्चों। कल हमने पाठ नंबर 8 पढ़ा था जिसका नाम था बंदर बांट और उससे संबंधित कुछ प्रश्न किए थे। अब हम उसके संबंधित अगले सभी प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनको लिखेंगे। ठीक है, तो कल हमने लड़ाई झगड़ा के जो ये 4 प्रश्न थे उनको हमने कर लिया था। अब हम आज करेंगे उसके आगे का। तो अब हम शुरू करते हैं। झूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को क्या बोलते हैं? झूले कहते हैं। जैसे इस पाठ में हमने पढ़ा था कि जब बिल्लियां एक दूसरे से मिलती हैं तो क्या करती हैं? नमस्ते कहती हैं। अब आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि आप लोग जब इन लोगों से मिलते हो तो क्या कहते हो? जब तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? बिल्लियों का आपने पढ़ा है इस पाठ में। अब हम अपने आप देखते हैं। तुम्हारी सहेली या दोस्त, जब भी हम अपने सहेली या दोस्त से मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? हेलो। ठीक है। जब हम अपने शिक्षक से मिलते हैं, जब आप अपने अध्यापक से मिलते हो उनको क्या कहते हो? नमस्ते। या फिर उनके चरण स्पर्श करते हो। और जब आप अपनी दादी या नानी से मिलते हो तो उन्हें क्या कहते हो? प्रणाम। और जब बड़े भाई और बहन से मिलते तो हम उन्हें क्या कहते हैं? नमस्ते। तो इस तरह से हम अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से मिलने पर उनको अलग अलग तरीके से प्रणाम या नमस्ते कहते हैं। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। अब आपने पता लगाना है कि जो आपके सभी दोस्त हैं क्लास में वो कैसे कैसे नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, हेलो करते हैं। फिर वो आपने यहाँ पे लिखना है खुद। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है? आपने बताना है कि आपको क्या लगता है इन प्रश्नों के उत्तर क्या होने चाहिए थी। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? अगर बंदर बीच में नहीं आता तो रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? हमने पाठ में पढ़ा था कि जो रोटी थी वो बंदर खा गया था। तो अब आपको लगता है, क्या लगता है कि अगर बंदर बीच में नहीं आता तो रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो देखो, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। क्यों मिलनी चाहिए थी? क्योंकि रोटी को उठाने की हिम्मत उसी ने की थी। क्योंकि जो रोटी थी उसको उठाने की हिम्मत किसने की थी? काली बिल्ली ने की थी। कल हमने जब पाठ पढ़ा था हमने देखा था कि सफेद बिल्ली ने रोटी देखी थी पर उसे डर लग रहा था उसे उठाने से। अगर वो रोटी उठाती नहीं तो वो खाती कैसे? ठीक है, तो जब वो उठा ही नहीं रही थी तो उसको, और जो काली बिल्ली थी उसने हिम्मत करके रोटी उठाई थी, तो इसलिए जो रोटी है वो काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। तो जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि अगर बंदर बीच में नहीं आता तो रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी क्योंकि रोटी उठाने की हिम्मत उसी ने की थी। ठीक है, ये आज हम कर रहे हैं यहाँ से शुरू। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? जब बंदर फैसला ले रहा था तो उसने सफेद बिल्ली से पूछा था, क्योंकि सफेद बिल्ली ने बोला था कि उसने रोटी पहले देखी, तो उसने पूछा था कि एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से। और काली बिल्ली ने बोला था कि वो उसने झपटी है रोटी, तो उसने पूछा था कि एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो आपने बताना है कि आपको क्या लगता है कि बंदर ने ये सवाल क्यों पूछा था। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल इसलिए पूछा था ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि बंदर बड़ा न्यायपूर्ण फैसला करने जा रहा है। उसने उनको विश्वास दिलाया कि वो उनका अच्छे से फैसला करेगा और जिसको रोटी मिलनी चाहिए थी उसी को मिलेगी। तो इसलिए बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल किया था ताकि वो उन्हें विश्वास दिला सके। तो आपने उसका उत्तर इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। बंदर बांट अगला है। कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? अब आप खुद सोचो और लिखने की कोशिश करो। ठीक है, कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों रखा होगा? जब हमने पाठ पढ़ा था तो पाठ का नाम क्या था? बंदर बांट। शीर्षक का मतलब होता है कि जो उसको टाइटल, जो उसका नाम रखा गया था पाठ का, वो ऐसा क्यों रखा गया था? तो क्यों रखा था? बंदर द्वारा रोटी बंटवारे में
की गई चालाकी के कारण इस शीर्षक का नाम बंदरबांट रखा गया था। तो इसका नाम बंदरबांट इसलिए रखा गया था क्योंकि बंदर ने चालाकी की थी। जब वो रोटी बांट रहा था, उसने पलड़ा भारी बता के वो रोटी को खा रहा था धीरे धीरे। तो बंदर द्वारा रोटी बंटवारे में की गई चालाकी के कारण इस शीर्षक का नाम बंदरबांट रखा गया है। तो आप इसका उत्तर यहां से लिखोगे इस तरह से, इसको देख के। ठीक है, आप वीडियो को रोक के फिर इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, फिर जब आप लिख बैठोगे फिर आप दोबारा उसको प्ले करके आगे देख लोगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, तुम नाटक का क्या नाम देना चाहोगी? अगर आपको बोलो कि आपने इस नाटक का नाम देना है तो आप इसका नाम क्या देना चाहोगे? आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं इस नाटक का नाम देना चाहूंगी मूर्ख बिल्लियां, क्योंकि इस नाटक में जो बिल्लियां थी वो मूर्ख थी, क्योंकि उनकी मूर्खता की वजह से उनको खाना नहीं मिला। ठीक है, तो हम इसको नाम जो है वो मूर्ख बिल्लियां दे सकते हैं। ठीक है, फिर आगे पूछा है, जो शीर्षक तुमने दिया है उसे सोचने का कारण बताओ। अब ये जो मैंने शीर्षक लिख दिया यहाँ पे मूर्ख बिल्लियां, अब ये बोल रहे हैं कि आप कारण बताओ कि आपने इसका नाम, नाटक का नाम मूर्ख बिल्लियां क्यों सोचा और क्यों रखा। तो हम आपने इसमें लिख सकते हैं कि बिल्लियां यदि समझदारी से काम लेती, झगड़ा ना करके स्वयं ही आधा आधा बांट लेती तो बंदर की चालाकी से बच जाती और उन्हें भूखा ना रहना पड़ता। ठीक है, हमने इसका शीर्षक सोचा मूर्ख बिल्लियां। अब हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि अगर बिल्लियां समझदार होती तो पहले ही झगड़ा नहीं करती और रोटी को आधा आधा बांट लेती, तो बंदर बीच में नहीं आता और वो उनकी रोटी भी नहीं खाता और उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। तो इसलिए हम इसका उत्तर यहां से लिखेंगे कि बिल्लियां यदि समझदारी से काम लेती, झगड़ा ना करके स्वयं ही आधा आधा बांट लेती तो बंदर की चालाकी से बच जाती और उन्हें भूखा भी नहीं रहना पड़ता और भूखा ना रहना पड़ता। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है, मापतोल बताया। यहाँ पे बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए क्या यूज किया था, क्या इस्तेमाल किया था? तराजू लिया था ना, ऐसे उसने बोला था कि मेरे पास धर्म कांटा है का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम चीजों को तोलने के लिए करते हैं, तो नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तोल कर खरीदा जाता है? तो अब आपने बताना है, ये सब चीजें दी गई हैं, आपने बताने की इनमें से कौन सी चीजें जिनको हम तराजू में तोल के लेते हैं। जब आप बाजार जाते होंगे तो आप कुछ चीजें खरीदते होंगे, इनमें से उनको कैसे, कौन सी चीजें ऐसी जिनको हम तोल के लेते हैं? ये हमारे पास है मिट्टी का तेल। अब मिट्टी के तेल को हमने कभी देखा अपने तराजू में तोलते हुए? तो हम इसको तो नहीं देखते हैं, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। जैसे ये मिट्टानी लिखा, ये कोई साबुन है, तो हम साबुन को भी नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर ये तरबूज है, तो तरबूज को हम हमेशा तोल के लेते हैं कि ये कितने किलो का तरबूज है। ये जो हमारे पास कद्दू दिया हुआ है यहाँ पे, जिसको हम कुम्हाड़ा भी बोलते हैं, उसको भी हमेशा तोल के लेते हैं। हम जो केले होते हैं उनको कभी तोल के नहीं लेते, उनको हम दर्जनों में या लेते हैं। ठीक है, और नारियल भी नहीं लेते हैं, फूलों को भी नहीं तोलते हैं, इन कपड़े को भी नहीं तोलते हैं। ये जो है वो मटर हैं, तो हम इनको भी तोल के लेते हैं। तो हमारा उत्तर होगा कुम्हाड़ा, तरबूज और मटर। ठीक है, तो आपने इनको जो है इसके उत्तर में इनको लिख देना है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु ये चीज का बना होता है? देखो, जो हमारे पास यहाँ पे इसने तराजू लिया था, जब आप जाओगे दुकानों में आप देखोगे कि एक तरफ हम वो उस चीज को रखते हैं जो चीज हमने खरीदनी हो। जैसे मान लो हमने तरबूज लेना था, तो एक तरफ को तरबूज रखेंगे और एक तरफ वो बाट रखते हैं, यानी कि कितने बाट होता है ना, जैसे उसके ऊपर लिखा होता है कि इतने किलो का हो, 1 किलो का है, तो यहाँ पे हम तरबूज रखेंगे, वो 1 किलो का होना चाहिए। तो वो जो बाट होता है वो किस धातु का बना होता है, क्यों किस चीज का बना होता है? किस चीज का बना होता है? वो लोहे का। तो अब आप इसका उत्तर लिखोगे लोहे का, कि वो जो बाट होता है वो लोहे का बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। आगे बोला है,
बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है ना। मैंने अभी बताया कि जो एक तरफ को आपको मान लो कि आपने तरबूज रखा है और एक तरफ को वो बाट रखा है, तो बाट बताता है कि ये जो चीज है वो कितना उसका वजन है। ठीक है, तो वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है कि ये 1 किलोग्राम का है या 100 ग्राम का है, तो उसमें हम बताते हैं। तो पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। आपने पता करना है कि जो बाजार है वहां पे कितने ये जो बाट होते हैं वो कितने किलोग्राम के होते हैं या कितने ग्राम के होते हैं। तो फल वाले, सब्जी वाले या परचून के दुकान में पता कर सकते हो आप, इन लोगों से पूछकर पता कर सकते हो। तो मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ कि ज्यादातर दुकानों में जो मिलते हैं वो मिलते हैं, इसको उत्तर आप लिख दोगे ऐसे यहाँ से 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो। इससे भी ज्यादा के कुछ वाट होते हैं, तो आप इनको लिख सकते हो कि इतने इतने वजन के किलोग्राम या ग्राम के हमारे पास बट्टे होते हैं बाजार में। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे पूछा है वाह क्या खुशबू है। ठीक है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। उन्होंने बोला था कि जब वो कमरे में आई थी, जब हमने कल पाठ पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि उनको रोटी की खुशबू आई थी, तभी वो उस कमरे में आई थी क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई थी। तो इन्होंने आगे आपसे पूछा है कि तुम्हें किन किन चीजों के पकने की महक अच्छी लगती है। कि जब हम कुछ पकाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो खाना बनाते हो, तो आपको किन किन चीजों की महक, महक का मतलब होता है खुशबू, अच्छी लगती है। तो आपने बताना है कि आपको किन किन चीजों की महक अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने आपके लिए उत्तर भी लिख दिया है, पर अगर आपको कुछ और चीज अच्छी लगती है तो आप उसको भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे जब सब्जियां पकती हैं घर में, जब सब्जियों को पकाते हैं तो उसकी खुशबू हमें आ जाती है, तो हमें वो अच्छी लगती है। तो सब्जियों के पकने की महक। ठीक है, फिर मिठाई के बनने की महक, मिठाई या हम उसको पकवान बोल सकते हैं। जब भी मिठाई बनती है, दुकान में जाओ आप जहाँ पे मिठाई बनती है, तो उसकी हमें खुशबू दूर से आती है, तो हमें उसको खाने का मन करता है, तो हमें उनकी खुशबू अच्छी लगती है, इसलिए हमें खाने का मन करता है। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं सब्जियों के पकने की महक या मिठाई या पकवान के बनने की महक, वो हमें अच्छी लगती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है। आपने बताना है कि और किन किन चीजों की खुशबू होती है, खाने को छोड़ के। खाने की तो हमें खुशबू आती है, पर और भी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी खुशबू आती हैं। जैसे साबुन की सुगंध होती है, जैसे साबुन होता है ना जिससे हम नहाते हैं, हाथ धोते हैं, उसकी भी एक खुशबू होती है। जूते पॉलिश की गंध, जो जूते को पॉलिश करने के लिए हम रखते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, उसकी भी एक गंध होती है। तो और किन किन चीजों की गंध होती है, तो आपने खुद यहाँ पे बताना है कि किन किन चीजों की गंध होती है जो खाने से जुड़ी हुई नहीं है, खाने के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, जैसे फूलों की महक। जब आप मान लो आपके घर में गुलाब का फूल है, अब आप उसको ऐसे स्मेल करके देखना, तो उसकी जो खुशबू होती है उनकी भी एक अपनी खुशबू होती है। जैसे फूलों की महक होती है, इत्र की महक, इत्र मतलब जैसे मान लो हम सेंट लगाते हैं, उसकी भी महक होती है। तेल की महक होती है, मतलब ये खाने की चीजें नहीं है पर इनकी भी खुशबू होती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, फूलों की महक, इत्र की महक, तेल की महक। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुझे, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं वर्ड, ठीक है, ऐसे मुझे महक रोटी की आती है। जब आप इस वाक्य को पढ़ रहे होंगे आपको ये अजीब लग रहा होगा, है ना, मुझे महक रोटी की आती है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये जो वाक्य है इनको आगे पीछे करके लिखा है, जैसे महक यहाँ नहीं होना चाहिए था, वो पीछे होना चाहिए था, तो उन्होंने आगे पीछे करके लिखे हैं। तो इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं हम। इस वाक्य को और कैसे लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती है या मुझे रोटी की महक आती। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने ये जो है नीचे वाक्य दिए हुए हैं, आपने इनको भी आगे पीछे करके लिखना है। जैसे ये जैसे दिए हैं इसको अलग तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पे है, उसी खोज में मैं भी निकली। अब आप इसको और कैसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने इनके उत्तर लिख दिए हैं साथ में। ठीक है, उसी खोज में मैं भी निकली, आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मैं भी निकली उसी खोज में। जैसे ये था, अगर आप इन जो शब्दों को आगे पीछे कर दोगे तो आपको और अलग तरह से बोल सकते हो। जैसे आप घर में होते हो, आप बोलते हो कि मुझे खाना खाना है।
ठीक है। अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि खाना खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो आप एक वाक्य को दो तरीके से भी बोल सकते हो। तो वैसा ही यहाँ पे इन्होंने किया है कि उस यहाँ पे ये जो वाक्य दिया हुआ है, इसको आप कैसे और तरीके से इन शब्दों को आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो आपने लिखना है, खुद भी कोशिश करनी है, फिर आपने यहाँ से करना है, ठीक है। जैसे उसी खोज में मैं भी निकली, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मैं भी उसी खोज में निकली। तो ये अलग तरह से होगा, ये मैंने यहाँ पे इसका उत्तर भी लिख दिया पहले वाले का, ठीक है। यहाँ पे मैं भी निकली उसी खोज में। अब अगला है रखी मेज पर है वो रोटी। अब आप इसको और कैसे लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं वह रोटी मेज पर रखी है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है वह रोटी मेज पर रखी है ना। यहाँ पे लिखा था रखी मेज पर है वो रोटी, आप उसे और कैसे लिख सकते हो, वह रोटी। ये आपको थोड़ा सा बताने के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको लिख के भी दे दिया, आपने इसको आगे से ही सही करना है। वह रोटी मेज पर रखी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगे है डरती थी उस तक जाने में। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, डरती थी उस तक जाने में, तो हम इसको लिख सकते हैं उस तक जाने में मैं डरती थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा था डरती थी उस तक जाने में, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं उस तक जाने में डरती थी। इसी वाक्य को हम आगे, यहाँ पे उस तक को हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। उसको हम पहले लिख देंगे उस तक जाने में डरती थी, तो ये जो है हम उसको एंड में ले जाएंगे, तो हमारे पास एक अलग तरह का वाक्य बन जाएगा इसी को, ठीक है। तो ये हो गया तीसरे का उत्तर, है ना। फिर आगे है मैं ले जाने तुझे न दूंगी। बिल्ली बोल रही थी ना ऐसा कि मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी, तो हम इसे और कैसे ले सकते हैं, मैं ले जाने तुझे न दूंगी, हम इसे लिख सकते हैं मैं तुझे ले जाने ना दूंगी, ठीक है। जैसे उसने बोला था मैं तुझे ले जाने ना दूंगी, पीछे हमने जब पाठ पढ़ा था उसमें भी बोला था ना बिल्ली ने कि मैं तुम्हें ये रोटी ले जाने नहीं दूंगी, सफेद बिल्ली बोल रही थी काली बिल्ली को। तो यहाँ पे ना लिखा है मैं ले जाने तुझे न दूंगी, तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी। फिर आगे है हमारे पास जो पहले देख हक उसका है रोटी पर। सफेद बिल्ली बोल रही थी ना कि जो पहले देखेगा उसी का हक होगा रोटी पर, तो अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो पहले देखे रोटी पर उसका हक है। हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, हम इसे लिख सकते हैं जो पहले देखे रोटी पर उसका हक है। मतलब ये जो रोटी है हम इसको यहाँ लिख देंगे देखे के बाद, और उसका लिखेंगे हक उसका है। इसी तरह से हम इससे ये हमारे प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं इस पाठ के। ये एक आपको ऐसे ही अगर आप करना चाहें तो इस प्रश्न को कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। जैसे एक और बंटवारा, आपको बोला है कि आपने एक मर्जी से अपनी मर्जी से कहानी लिखनी है, जैसे हमने ये पीछे लिखी थी ना कहानी, ये जो बंदर पाठ पढ़ा हमने बंदर बांट, वैसे ही दिए। जैसे अगले दिन दो बिल्लियों को एक तरबूज मिला। वो जो दो बिल्लियां थी ना हमने देखी थी, ये सफेद और ये काली बिल्ली, उनको अगले दिन तरबूज मिल गया। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। अब वो दोनों सोचने लगी कि हम इस तरबूज को कैसे बांट सकती हैं। फिर से बंदर आ गया, फिर ये जो बंदर है वहां पे फिर से आ गया। आगे क्या हुआ होगा, अब आप सोचो कि उसके आगे क्या हुआ होगा। जब हमने बंदर बांट पाठ पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जब बंदर आया था उसने अपना तराजू लिया था और उसने तरबूज को ऐसे काटा बीच में से, जैसे रोटी को उसने बीच में से काट के दोनों के ऊपर रखा था, वैसे ही वो यहाँ पे करेगा कि तराजू लेगा, वहां पर दोनों तरबूजों को रखेगा, ठीक है, और उसको वैसे ही बोलेगा कि एक पलड़ा भारी हो गया है, और उसको खाते खाते धीरे धीरे करके वो खत्म कर देगा। और जब वो उसको खत्म कर देगा तो फिर जो बिल्लियां हैं वो फिर से हाथ मलती रह जाएंगी, उनको कुछ नहीं मिलेगा। पर अब आप इसमें आगे लिख सकते हो कि जो बंदर था वो इतना बड़ा तरबूज खा के इसका जो पेट है वो खराब हो गया, ठीक है। अब वो जो है बार बार उसको शौच के लिए जाना पड़ता था, ठीक है, मतलब बार बार उसको बाथरूम जाना पड़ता था। फिर वो डॉक्टर के पास गया, ठीक है, और डॉक्टर ने उसे बोला कि अब आपने एक हफ्ते तक खाना नहीं खाना है।
तो जो बंदर है उसको उसके लालच की सजा मिल गई। तो आप यहाँ पे इस कहानी को लिख सकते हो। मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ, आपने खुद कोशिश करनी है इस कहानी को, और कुछ इसमें आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने आपको वो पूरी स्टोरी लिख दी है जो मैंने आपको अभी समझाई कि कैसे बंदर ने तरबूज को भी आधा आधा करके सारा खा लिया, पर अंत में उसका जो पेट है वो खराब हो गया बहुत सारा तरबूज खाने की वजह से। और फिर वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसे दवा देकर 1 सप्ताह तक, मतलब 1 हफ्ते तक कुछ ना खाने को कहा। पर अब बंदर को अपनी लालच करने पर पछतावा होने लगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अब हम कल अगला पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।